हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में, जिसमें हम लोग धातु और अधातु की चर्चा कर रहे थे। अभी तक हमने इस वीडियो में जो देख लिया है वह है धातु अधातु को परिभाषित कर लिया है, इनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के बारे में जाना है, उपधातु के बारे में परिभाषा जाना था, और उसके बाद हमने देखा था धातु और अधातुओं के बीच जब क्रिया होती है तो एक बंध बनता है जिसे हम आयनिक बंध कहते हैं। ठीक है, तो आयनिक बंध का ही दूसरा नाम है विद्युत संयोजी बंध या वैद्युत संयोजक बंध भी आप कह सकते हैं। इसके बाद हमने देखा था कि जिस यौगिक में यह बंध आता है उसे हम आयनिक यौगिक कहते हैं, और इन आयनिक यौगिकों की हमने विशेषताएं देख ली थी। ठीक है, और हमने पिछले वीडियो में जो चर्चा किया था उसमें चर्चा किया था कि धातुओं की जो प्राप्ति होती है प्रकृति में, वह या उपस्थिति जो होती है प्रकृति में, वह किस रूप में हो सकती है, मुक्त अवस्था में हो सकती है या फिर संयुक्त अवस्था में हो सकती है। जो अधिक क्रियाशील धातुएं हैं या फिर मध्यम क्रियाशील धातुएं हैं वह मुक्त अवस्था में नहीं पाई जा सकती हैं, संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, इन कंबाइंड स्टेट में मिलती हैं। और फिर जो कि क्रियाशील नहीं है, बहुत ही कम क्रियाशील हैं, बेहद कम क्रियाशील हैं, वे जैसे सोना और चांदी और प्लेटिनम, यह ज़्यादातर जो धातुएं हैं यह किस रूप में मिलती हैं, मुक्त अवस्था में मिलती हैं। मुक्त अवस्था को हम स्वतंत्र अवस्था भी कह सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार हमने कुछ अयस्कों के नाम भी देखे थे, जैसे क्यूप्राइट किसका अयस्क है, कॉपर का कॉपर पायराइट, कॉपर का जिंकाइट जिंक का हो गया। ठीक है, इसी प्रकार आपने देखा था सीने बार Hg का है यानी पारा का है, और अर्जेंटाइट आपका हो जाता है सिल्वर का। ठीक, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का है, और कोरंडम एल्यूमिनियम का है, मैग्नेटाइट हेमेटाइट। ठीक है, यह सभी किसके हैं, लोहे के अयस्क हैं। ठीक है, इस प्रकार हमने देखा था कुछ अयस्कों के नाम, और इस वीडियो में हमें पढ़ना है धातुओं का निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, तो धातुओं का निष्कर्षण। अब इसको जानने से पहले एक चीज और जान लीजिए थोड़ा सा, धातु कर्म क्या होता है। धातु कर्म, ठीक है, अंग्रेजी में देखिए इसे क्या बोलते हैं, मेटलर्जी बोलते हैं, मेटलर्जी, देख लीजिए। ठीक है, तो यह होता क्या है वास्तव में, तो जब आप अयस्क लिए हैं, क्या लिए हैं, अयस्क, तो अयस्क से आप धातु निकालेंगे। ठीक है, तो वह धातु निकालने की प्रक्रिया जो होती है, केवल अयस्क से जो धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया है वही कहलाती है क्या, धातु कर्म। अगर हम यहाँ पे एक चित्र के माध्यम से समझें, आप लोग परिभाषा के रूप में लिखना चाहेंगे तो लिख लेंगे, अभी मैं बोल दूंगा। तो अयस्क से क्या प्राप्त करना, धातु। ठीक है, तो अयस्क से धातु प्राप्त करने की यह जो प्रक्रिया है, यह जो प्रक्रिया है यही कहलाती है क्या, धातु कर्म। तो यह प्रक्रिया कहलाती है धातु कर्म। आई बात समझ में, तो आप लोग एक लाइन में लिख लीजिए, अयस्क से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया धातु कर्म कहलाती है। अयस्क से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया धातु कर्म कहलाती है। जब हम अयस्क उठाते हैं तो उसमें अशुद्धियां भी होती हैं, अयस्क उठाते हैं तो उसमें क्या होती हैं, अशुद्धियां होती हैं। अयस्क में क्या मिली होती हैं, अशुद्धियां। ठीक है, और फिर अयस्क से जब हम धातु प्राप्त होते हैं वह भी शुद्ध नहीं होती है, वह भी कैसी होती है, धातु में भी क्या मिली रहती हैं, अशुद्धियां। ठीक है, फिर इस प्रकार अयस्क से पहले अशुद्धियों को हटाना, फिर धातु से अशुद्धियों को हटाना। ठीक है, इस प्रकार जब हमें शुद्ध धातु मिल जाती है तब हम इसे कहते हैं, पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, धातु का निष्कर्षण। क्या कहते हैं, धातु का निष्कर्षण। अयस्क में अशुद्धियां हैं, पहले उनको हटा दिया। धातु जो अयस्क से प्राप्त हुई है धातु कर्म के दौरान, धातु कर्म के दौरान, तो वहां से अशुद्धियों को हटा देना, क्योंकि धातु में अशुद्धियां रहती हैं तो उनको हटा देना, और उससे शुद्ध धातु का प्राप्त होना क्या कहलाता है, धातु का निष्कर्षण। यह पूरी प्रक्रिया है धातु का निष्कर्षण। यानी कि यह धातु कर्म जो है धातु निष्कर्षण का एक हिस्सा के रूप में आता है, एक हिस्सा बनकर आता है। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं हम धातु का निष्कर्षण क्या है। तो देखिएगा, तो धातु के निष्कर्षण को समझिए। तो यहां पे आप समझ सकते हैं परिभाषा के रूप में, अयस्क से, अयस्क से धातु प्राप्त करना व उससे अशुद्धियों को दूर करना, व उससे अशुद्धियों को दूर करना
धातु निष्कर्षण कहलाता है। धातु का निष्कर्षण या धातुओं का निष्कर्षण भी लिख सकते हैं। धातु का निष्कर्षण कहलाता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले यहां पे आपने देख लिया कि अयस्क से धातु प्राप्त करना, वह जो धातु प्राप्त हुई है या पहले की जो अशुद्धियां उन सभी को दूर करने की पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? धातुओं का निष्कर्षण कहलाती है। तो यहाँ पे आप एक शब्द और जोड़ सकते थे, अयस्क से धातु प्राप्त करना व उससे अशुद्धियों को दूर करने की प्रक्रिया को धातु का निष्कर्षण कहते हैं, या फिर यही भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम अयस्क कैसे लाएं? तो आपको अयस्क बताया गया था पीछे, तो अयस्क जो हैं उन्हीं से हमें धातु प्राप्त करनी है। तो हम यहाँ पे अयस्कों को जो सक्रियता श्रेणी पढ़े हैं उनके आधार पर जो धातुओं का वर्गीकरण किया जा सकता है, 3 भागों में किया जा सकता है। एक उच्च क्रियाशील धातुएं, एक मध्यम क्रियाशील धातुएं, एक निम्न क्रियाशील धातुएं। ठीक है, उसके आधार पर हम देखेंगे कि उनके अयस्क किस रूप में मिल सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि अयस्क किन किन फॉर्मेट में पाए जा सकते हैं। तो आइए देखिए, सबसे पहले अगर आपको याद हो तो सक्रियता श्रेणी रटने का जो ट्रिक था वह क्या था? कनक, मागे, एल्यूमिनियम, जिंक, फिर से पड़ा है कुछ, हाजी, एजी और एयू। ठीक है, यानी चांदी और सोना। ठीक है, यह हो गया। ऊपर के यहां तक आप एल्यूमिनियम तक यह कहेंगे अधिक क्रियाशील धातुएं हैं। कैसी हैं? अधिक क्रियाशील धातुएं हैं। ठीक है, और जो जड़यन से लेकर यश तक आप ले लें, फिलहाल यश को छोड़ दीजिए। ठीक है, आप पीबी तक ले लें तो यह होती हैं मध्यम क्रियाशील धातुएं। मध्यम क्रियाशील धातुएं। ठीक, और सीयू से ले लें आप, यच को क्या कहते हैं? आवारा तत्व कहते हैं, तो इसको हटा देते हैं अभी। और जो यह है निम्न क्रियाशील धातुएं। निम्न क्रियाशील धातुएं हैं। ठीक है, निम्न क्रियाशील हैं। अगर हम बात करें कि यह जो 3 वर्गीकरण किए हैं यह क्यों किए हैं, तो हम समझेंगे कि इनके अयस्क किस किस रूप में मिल सकते हैं। इनके अयस्क किस किस रूप में मिल सकते हैं, देखिएगा। जो अधिक क्रियाशील धातुएं होती हैं उनके अयस्क जो मिलते हैं यह मुख्यतः मिलते हैं आपको, यह मिलते हैं आयनिक रूप में, आयनिक यौगिकों के रूप में। इनके जो अयस्क मिलते हैं किस रूप में मिलते हैं? आयनिक यौगिकों के रूप में। जैसे NaCl मिल जाएगा, कैल्शियम का मिल जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट जैसे मिल गया। कार्बोनेट तो मिल जाता है, फिलहाल अभी जानेंगे कार्बोनेट अयस्क भी मिल सकते हैं। ज्यादातर जो होगा इसमें आयनिक यौगिकों के रूप में मिलेंगे। किस रूप में मिलेंगे? आयनिक यौगिकों के रूप में मिलेंगे। ठीक है, तो अब यहां पे आप आयनिक रूप में मिलते हैं, बस इतना जान सकते हैं। इसको हटा दें। आयनिक रूप में। ठीक है, जो मध्यम क्रियाशील धातुएं हैं यह जो मिलती हैं यह मिल जाती हैं, देखिए किस किस रूप में देखने को? ऑक्साइड के रूप में, और सल्फाइड के रूप में, और देखने को मिल जाती हैं कार्बोनेट के रूप में। ठीक है, तो ऑक्साइड के रूप में, सल्फाइड के रूप में, और किसके रूप में देखने को मिल सकती हैं? कार्बोनेट के रूप में। निम्न क्रियाशील जो धातुएं हैं, जो कि निम्न क्रियाशील धातुएं हैं, यह जो है आपको जल्दी किसी से क्रिया करती हुई नजर नहीं आती हैं। फिर भी अगर कुछ धातुओं को देखा जाए, जैसे कॉपर को, कॉपर के अयस्क मिल जाते हैं। क्या? कॉपर के ऑक्साइड अयस्क भी मिल जाते हैं, सल्फाइड अयस्क भी मिल जाते हैं। ठीक है, सल्फाइड अयस्क भी मिल जाते हैं। इसी प्रकार Hg का भी मिल सकता है, ऑक्साइड और सल्फाइड। फिर Ag का भी आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम Cu, Hg और Ag, और यहाँ Au और प्लेटिनम को शामिल कर लेंगे। एक और यहाँ पे नीचे आप जोड़ लीजिएगा प्लेटिनम, नीचे जगह नहीं होगी, नहीं दिखेगा, तो हम यहाँ लिख देते हैं Pt।
और यह Pt देखिए किसी से जल्दी क्रिया करते हुए नजर नहीं आते हैं, इसलिए यह मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। तो यह हम देख सकते हैं कि जो अधिक क्रियाशील हैं वे आयनिक रूप में मिलते हैं और वे धातुएं आयनिक रूप में मिलती हैं, और जो मध्यम क्रियाशील हैं उनके ऑक्साइड अयस्क मिल सकते हैं, सल्फाइड अयस्क मिल सकते हैं, या फिर क्या मिल सकते हैं, कार्बोनेट अयस्क। और जो एकदम निम्न क्रियाशील हैं वे जल्दी किसी से क्रिया नहीं करती हैं, यानी मुक्त अवस्था में पाए जाने की संभावना होती है। फिर भी इनमें से अगर कुछ को देखें, जैसे कॉपर को देखें तो कॉपर का ऑक्साइड अयस्क मिल सकता है, क्यूप्राइड मिल सकता है, ठीक है। और कॉपर पायराइट में सल्फर होता है, CuFeS2 होता है, तो सल्फाइड अयस्क देखने को मिल जाता है। Hg का ऑक्साइड मिल सकता है और सल्फाइड मिल सकता है। Hg का हमने देखा था सिनेबार जो कि सल्फाइड अयस्क है। Ag का हमने देखा था अर्जेंटाइट जो कि एक सल्फाइड अयस्क है। और यहाँ पे अगर हम देखें Au और Pt को, तो यह ज्यादातर स्वतंत्र अवस्था में ही रहती हैं, किसी से क्रिया करती हुई नजर नहीं आती हैं। तो इस आधार पे हमने धातुओं को कितने भागों में वर्गीकृत कर लिया, 3 भागों में, सक्रियता श्रेणी के आधार पर। अब यहाँ पर अगर हम देखें, इसको हटाएं, तो जो धातु की निष्कर्षण की प्रक्रिया है, आप इसको परिभाषित रूप में नोट कर लेंगे। इस प्रक्रिया को हम एक चार्ट द्वारा हम समझेंगे, इन्हीं तीनों धातुओं को, ठीक है। तो आइए समझते हैं। देखिए, धातुओं का निष्कर्षण। अभी आपने एक चीज देखा था, उसे पहले समझ लेते हैं फिर पढ़ते हैं। हमने देखा धातुओं का जो था, जो अधिक क्रियाशील थी, वह किस रूप में मिल सकती हैं, आयनिक। आयनिक को अलग करने के लिए हमें जो प्रयोग करना होता है, वह प्रयोग करना है विद्युत अपघटनी विधि का, विद्युत अपघटनी अपचयन विधि का, या विद्युत अपघटन अपचयन विधि का प्रयोग करना पड़ता है। यानी कि उसका घोल बना के उसमें करंट फैलाना होगा, तब जाके शुद्ध धातु प्राप्त होगी, ठीक है। एनोड और कैथोड के बारे में यहीं पर आप लोग जिक्र देखेंगे, ठीक है। तो आयनिक हटाते हैं इसको पहले, और यहाँ पे हम समझते हैं जो हमारे पास मुख्य ऑक्साइड और सल्फाइड और एक था कार्बोनेट, मुख्यतः यही 3 अयस्क आपको देखने को मिलेंगे। तो जो ऑक्साइड वाला होगा उसका केवल एक काम करना है, आप चयन करा दीजिए, ऑक्सीजन गायब। अपचयन मतलब क्या होता है, किसी पदार्थ से जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी आती है तो वहां पर क्या होता है, अपचयन क्रिया होती है। तो ऑक्साइड है तो ऑक्साइड को हटा दीजिए, शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी। जैसे अगर हमने ले लिया कोरंडम, ले लिया Al2O3, इसका अगर हम अपचयन करा दें, क्या करा दें, अपचयन, तो हमें क्या मिल जाएगा, अपचयन कराते ही हमें मिल जाएगा केवल एल्यूमिनियम, और ऑक्सीजन क्या हो गया, गायब। तो ऑक्सीजन गायब हो गया, यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, अपचयन की, ठीक है। तो यहाँ पे सल्फाइड अयस्क मतलब ऑक्साइड अयस्क जो होंगे उनका केवल अपचयन करके हम धातु प्राप्त कर सकते हैं। सल्फाइड अयस्कों में सल्फर होता है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए सल्फर के अयस्क सल्फर होता है, तो सल्फर को क्या करना, हटाना है। तो सबसे पहले सल्फर को हटाने के लिए क्या करेंगे, देखिएगा, इसका करते हैं भर्जन। क्या करते हैं, भर्जन। सल्फाइड अयस्कों का भर्जन किया जाता है, फिर ऑक्सीजन आ जाता है तो इसका अपचयन किया जाता है, देखेंगे अभी कैसे आएगा, ठीक है। इसके बाद कार्बोनेट अयस्क है, कार्बोनेट अयस्कों का किया जाता है निस्तापन, यह भी समझेंगे और याद हो जाएगा कि क्यों निस्तापन, कैसे निस्तापन रहेगा, कैसे भर्जन रहेगा। तो निस्तापन है, और फिर देखिए निस्तापन करने के बाद आ जाता है ऑक्सीजन युक्त जो यौगिक आ जाता है, और उसका अपचयन कराते हैं तो ऑक्सीजन क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। तो इस प्रकार हम इन प्रक्रियाओं को समझेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं धातु का निष्कर्षण। धातु निष्कर्षण की जो प्रक्रिया है उसमें पहले जो अयस्क लाते हैं, तो अयस्क का करते हैं सांद्रण। क्या करते हैं, अयस्क का सांद्रण, अंग्रेजी में बोलते हैं इसी को इनरिचमेंट ऑफ ओर्स, या ओर बोल सकते हैं। तो सांद्रण करेंगे, मतलब सांद्रण करने का मतलब है कि अयस्क की अशुद्धियां जो हैं वह दूर करेंगे। फिर हम लोग कहाँ चलेंगे, फिर देखेंगे कि किस धातु का यह अयस्क है, कैसा है अयस्क। देखिए, अगर कैसा अयस्क देखेंगे तो आप इसमें देख पाएंगे कि निम्न क्रियाशील धातु है, कि मध्यम क्रियाशील धातु है, या फिर कम क्रियाशील धातु है, ठीक है। कम क्रियाशील मतलब तो निम्न हो गया, अधिक क्रियाशील धातु है। तो अभी आपने देखा अधिक क्रियाशील धातु, यहां पे लिख लेते हैं पहले अधिक क्रियाशील धातु। जो अयस्क का सांद्रण हुआ है उससे हम देखेंगे कि अयस्क कैसा है।
अयस्क किस धातु का है, अधिक क्रियाशील धातु का है या मध्यम क्रियाशील धातु का है या निम्न क्रियाशील धातु का है। ठीक है, निम्न क्रियाशील धातु का है। देखिए अब यहां पे जब आप अधिक क्रियाशील धातु को देखेंगे तो यह आयनिक रूप में मिलती है। ठीक है, और इससे शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए आपको कौन सी विधि का प्रयोग करना होगा, तो जो अधिक क्रियाशील धातु है इसके अयस्क का गलित अवस्था में लाएंगे। इसके अयस्क को गलित अवस्था में तो क्या लिखेंगे, गलित अवस्था में, गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करके, विद्युत धारा प्रवाहित करके। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं विद्युत अपघटनी अपचयन विधि। विद्युत अपघटनी अपचयन विधि। ठीक है, यही वाला प्रयोग हो जाता है आपका विद्युत अपघटनी अपचयन विधि, जिसमें पहले विद्युत अपघटन होता है, अपचयन तो बाद में कराना पड़ता है। फिलहाल इस विधि को तो अधिक क्रियाशील धातु को प्राप्त करने के लिए, अधिक क्रियाशील धातु है तो उसके अयस्क से प्राप्त करने के लिए हमें किस विधि का प्रयोग करना पड़ता है, विद्युत अपघटनी। आप वही भाषा लिख लीजिए जो किताब में है, विद्युत अपघटन अपचयन विधि का प्रयोग करना पड़ता है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें यह काम किया जाता है, क्या, गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है जो अयस्क होता है। तो धारा प्रवाहित करने के बाद हम देखेंगे एनोड और कैथोड होते हैं, तो उससे हम बात को समझेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मध्यम क्रियाशील जो धातुएं होती हैं इनके अयस्क मिल सकते हैं ऑक्साइड के रूप में, सल्फाइड के रूप में और कार्बोनेट के रूप में। हम यहाँ ऑक्साइड को हटाएंगे, क्यों, क्योंकि ऑक्साइड का डायरेक्ट अपचयन कराएंगे हो जाता है, तो हमें मुख्यतः देखना है सल्फाइड और कार्बोनेट। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कार्बोनेट अयस्क। कार्बोनेट अयस्क। और दूसरा कौन है, सल्फाइड अयस्क। सल्फाइड नहीं है, देख लीजिएगा सल्फाइड है। ठीक है, कार्बोनेट अयस्क जब होगा तो इसका कराएंगे क्या, निस्तापन। अभी हम समझेंगे निस्तापन की प्रक्रिया क्या होती है, क्या कराएंगे, निस्तापन। निस्तापन और भर्जन दोनों गर्म करने की क्रिया है। ठीक है, कैसे, एक में ऑक्सीजन उपस्थित होगा, एक में ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होगा। तो निस्तापन कैसी क्रिया है, बिना ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब किसी कार्बोनेट अयस्क को गर्म किया जाता है तब उसे हम कहते हैं निस्तापन। ठीक है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बोनेट अयस्क को गर्म करना, और किस ताप पर, गलनांक के नीचे लेकिन उच्च ताप पर, जैसे 100 है तो 99 पे गर्म करना। ठीक है, गलनांक के नीचे उच्च ताप पर गर्म करना निस्तापन कहलाता है। यहां पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है तो O2 अनुपस्थित, O2 अनुपस्थित है और अनुपस्थिति है O2 की। फिलहाल अभी हम इसको समझेंगे तो अलग से देखेंगे, यहां से हटाते हैं अभी, केवल यह जानिए कि निस्तापन एक गर्म करने की प्रक्रिया है। जब इसको गर्म किया जाता है, कार्बोनेट अयस्क है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस गायब हो जाएगी। क्या गायब हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। जैसे आप बताइए, कैल्शियम कार्बोनेट लिए हैं, इसको गर्म करेंगे तो CaO क्या बनेगा, CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गायब। अब क्या मिला, ऑक्साइड, यानी कैल्शियम धातु है तो इसका क्या मिला है, ऑक्साइड। तो निस्तापन से हमें मिलता है धातु ऑक्साइड। क्या मिलता है, धातु ऑक्साइड। ठीक है, अब धातु ऑक्साइड, अब देखिए यही ऑक्साइड आ गया जो अलग से हमें अयस्क के रूप में मिलता, हमें यहीं डायरेक्ट नीचे देखने को मिल गया, क्योंकि कोई भी अयस्क अगर कार्बोनेट है और सल्फाइड है उससे शुद्ध प्राप्त करने के लिए हमें ऑक्साइड से गुजरना ही होगा। ठीक है, अब इससे फिर प्राप्त करेंगे धातु। क्या प्राप्त करेंगे, धातु, यानी इसका क्या कराएंगे, अपचयन। अब इसका होगा अपचयन, धातु ऑक्साइड का होगा अपचयन। ठीक है, या इसे कह सकते हैं धातु अपचयन। तो धातु अपचयन जब कराते हैं तब मिलती है हमको धातु। क्या मिलती है, धातु। लेकिन यह भी शुद्ध नहीं होती है,
और शुद्ध करने के लिए हमें क्या प्रयोग करना होता है, शुद्ध प्राप्त करने के लिए हमें रिफाइनरीज में ले जाना पड़ता है, तो उससे शुद्ध धातु प्राप्त होती है। तो आप इसे देख सकते हैं, फिर यहां से हम ले जाएंगे तो यह प्राप्त होगी शुद्ध धातु। देखा आपने, तो कार्बोनेट गैस का क्या किया जाता है, निस्तापन, निस्तापन से धातु ऑक्साइड प्राप्त होगी, फिर अपचयन कराएंगे तो धातु मिलेगी और धातु को रिफाइन करेंगे, यानी शुद्ध क्या करेंगे, रिफाइनरी में ले जाएंगे तो उससे शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है। इसी प्रकार सल्फाइड गैस को देखिए, भर्जन, इसका क्या किया जाता है, भर्जन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर भजन करना है तो शुद्ध ऑक्सीजन मिलनी चाहिए। मंदिर के आसपास जब जाते हैं, ठीक है, धार्मिक स्थान के आसपास जाते हैं तो वहाँ पे शुद्ध वातावरण रहता है, तभी भजन करने में मजा आता है। तो यहाँ जो भर्जन है यह सल्फाइड अयस्कों का किया जाता है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में किया जाता है। तो सल्फाइड अयस्कों का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं, सल्फाइड अयस्कों को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं, वही प्रक्रिया गलनांक से नीचे उच्च ताप पर क्या कहलाती है, भर्जन। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है, जब भर्जन करते हैं तो यह क्या बनता है, फिर धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, धातु ऑक्साइड। ठीक, देखिए यहां प्राप्त होता है धातु ऑक्साइड। अब जो धातु ऑक्साइड प्राप्त हुआ है, उससे फिर क्या कराएंगे, धातु ऑक्साइड का, ऑक्साइड है तो ऑक्साइड को गायब करने के लिए अपचयन कराएंगे। अब यह प्रक्रिया पूरी समझेंगे हम लोग सवाल के माध्यम से, प्रश्न लेकर। ठीक है, घबराइएगा मत, आ जाएगा। और अपचयन कराएंगे तो क्या मिलेगी, धातु मिलेगी। क्या मिलेगी, धातु। और धातु को रिफाइन करेंगे तो क्या मिलेगी, शुद्ध धातु। ठीक है, तो इस प्रकार से। और यहाँ पे आपने देखा था निम्न क्रियाशील जो धातुएं थी, जो निम्न क्रियाशील, यह देखिए यहाँ तक चरण धातु ऑक्साइड भर्जन और निस्तापन करने के बाद चरण एक जैसा हो जाता है। और यहाँ पे देखिए निम्न क्रियाशील धातुएं जो हैं यह मिलती हैं ऑक्साइड के रूप में या फिर मिलती हैं किसके रूप में, सल्फाइड। ठीक है, तो अब देखिए ऑक्साइड वाला लिखना नहीं है, क्यों, क्योंकि ऑक्साइड का अगर चरण लिखना ही होगा तो हम यहाँ से लिख लेंगे केवल इतना, यहाँ से लिख लेंगे इतना, हमें दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके केवल किसको दिखाना है, सल्फाइड। तो यह मिल जाएगा सल्फाइड गैस के रूप में। अभी आपको पहले ही बता चुके हैं हम, ठीक है, इसके पहले। तो सल्फाइड गैस जो होते हैं इसका क्या कराएंगे, यही प्रक्रिया देखिए, पूरी की पूरी यही प्रक्रिया, इसके कराएंगे भर्जन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है यह प्रक्रिया, याद रखेंगे। और भर्जन और निस्तापन दोनों गर्म करने की प्रक्रिया है। और भर्जन में क्या होता है, फिर यहां पे सल्फर गायब होता है, फिर क्या बनता है आपका धातु ऑक्साइड। क्या बनता है, धातु ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड फिर आपका बनता है धातु ऑक्साइड से अपचयन कराएंगे, धातु अपचयन बोल सकते हैं, या फिर क्या कराएंगे, अपचयन इस धातु ऑक्साइड का, फिर हमें प्राप्त होती है धातु। और धातु से फिर रिफाइन करके हम इससे क्या प्राप्त करते हैं, शुद्ध धातु। ठीक है, तो यह रही पूरी प्रक्रिया। अभी आपने देखा सल्फाइड गैस को क्या किया गया, आप सोच रहे होंगे सल्फाइड गैस को वाला आपको बताया ही नहीं। तो यहाँ पे देख लीजिए, जैसे यहाँ पे था ZnS, क्या था, ZnS, जिंक सैंड, जिंक ब्लेंड, जिंक सैंड नहीं है, जिंक सैंड याद करने के लिए है, यह है जिंक ब्लेंड। ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करानी है, भर्जन, यह बना लेगा SO2, पहले बनाएगा Zn ऑक्साइड मतलब जिंक ऑक्साइड, और फिर बनाएगा SO2, संतुलित करना होगा, लेकिन अभी हम नहीं करते, केवल समझते हैं। तो यह दोनों बनता है। देखिए, यह मत सोचिएगा कि SO2 बन गया तो वो पूरा गायब, यह इसका ऑक्सीजन Zn से भी क्रिया करता है। ठीक है, और ऑक्सीजन Zn से क्रिया करता है, फिर सल्फर से भी क्रिया करता है, सल्फर से क्रिया करके SO2 बनाता है, और जिंक से क्रिया करके ZnO बनाता है, जिंक ऑक्साइड। अब यह जो जिंक ऑक्साइड मिला है यह है धातु ऑक्साइड, और इसका कराएंगे अपचयन। तो अपचयन कराने से यहाँ पे केवल हमको मिलता है जिंक जो कि धातु है, और इसको हम रिफाइन करेंगे तो हमें मिलेगी शुद्ध जिंक यानी शुद्ध धातु। इस प्रकार से आप पूरा यह चरण देख सकते हैं। देखिए, धातुओं के निष्कर्षण का यह एक पूरा ब्यौरा आपके सामने है। पहले अयस्क का सांद्रण किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि धातुएं सक्रियता श्रेणी में जो रखी गई हैं उनको हम 3 भागों में कैटेगराइज कर सकते हैं, अधिक क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील और निम्न क्रियाशील। जो अधिक क्रियाशील हैं वह देखने को मिलती हैं किस रूप में, आयन के रूप में, यानी आयनिक यौगिकों के रूप में। जो मध्यम क्रियाशील धातु हैं उनके अयस्क जो देखने को मिलते हैं कार्बोनेट अयस्क या सल्फाइड अयस्क या फिर ऑक्साइड अयस्क। ऑक्साइड के लिए यहाँ से इतना चरण इस्तेमाल कर लेते हैं। और निम्न क्रियाशील धातुएं जो मिलती हैं मुख्यतः सल्फाइड अयस्क या फिर ऑक्साइड अयस्क। तो सल्फाइड वाला यहाँ पे देख लेंगे और ऑक्साइड के लिए आपको पता है कि यह वाला भाग इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। तो आप पूरे इस प्रक्रिया को उतार लीजिए एक बार। आइए अब देखते हैं आगे।
अब हम पहले देख लेते हैं निस्तापन और भर्जन क्या है। ठीक है, देखिए तो निस्तापन और भर्जन देखने के बाद हम बाकी सबको ना एक एक क्वेश्चन लेके करेंगे, कैसे क्या किससे प्राप्त करेंगे, किस अयस्क से कैसे प्राप्त होगा। तो उस आधार पे समझना बहुत ही आसान हो जाता है। तो देखिएगा, सबसे पहले समझ लेते हैं निस्तापन और भर्जन। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग निस्तापन। निस्तापन अंग्रेजी में बोलते हैं इसको कैल्सिनेशन। तो सबसे पहले यह प्रक्रिया जानिए, यह इसमें गर्म किया जाता है। अयस्क को क्या किया जाता है? गर्म। किस अयस्क को? कार्बोनेट अयस्क होता है। कौन सा अयस्क होता है? कार्बोनेट अयस्क को। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। अगर आपको याद करना हो तो हम यहां से बता दें, यहाँ पे कार्बोनेट है तो क्या होगा? कार्बोनेट में कौन सा आयन होता है? CO3 आयन। अब यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन दिख रहा है, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, कट का मतलब हो गया अनुपस्थिति में, गर्म करने की प्रक्रिया है। ठीक है, गर्म करने की प्रक्रिया है। और जब यह गर्म किया जाता है तो इससे प्राप्त होता है हमें ऑक्साइड ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे निस्तापन क्या है? तो कार्बोनेट अयस्क को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? निस्तापन कहलाती है। अगर हम इसे लाइन में कन्वर्ट करें, यानी परिभाषा के रूप में लिखना चाहें, तो पहले उदाहरण से समझते हैं। हमारे पास है, मान लेते हैं जिंक कार्बोनेट कलुआमाइन, मतलब कैलेमाइन, कलुआमाइन नहीं है कैलेमाइन है। ठीक है, अब इसका किया जाएगा निस्तापन। और अगर इसका निस्तापन किया जाए तो क्या बनेगा? देखिए, ज्यों ही निस्तापन गर्म करने की प्रक्रिया है तो कार्बन डाइऑक्साइड गायब हो जाएगा और यह प्राप्त हुआ क्या? जिंक ऑक्साइड। यानी अगर हम निस्तापन की प्रक्रिया करते हैं तो हमें धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, इसे लिखेंगे कैसे? देखिए, तो क्या लिखेंगे? ये स्टार बना के लिखेंगे निस्तापन। तो कार्बोनेट अयस्कों को कार्बोनेट अयस्कों को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गलनांक से नीचे उच्च ताप पर, गलनांक से नीचे उच्च ताप पर, गलनांक से नीचे हो लेकिन तापमान क्या हो? उच्च हो। गलनांक से नीचे उच्च ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया निस्तापन कहलाती है। निस्तापन कहलाती है। देखिए, कार्बोनेट अयस्कों को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गलनांक से नीचे उच्च ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया निस्तापन कहलाती है। एग्जाम्पल से अब इसमें एक चीज और लिखना है। अभी आपने देखा था जिंक ऑक्साइड प्राप्त हुआ था, तो लिखेंगे इस प्रक्रिया से या इस प्रक्रिया में धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया से ही लिखिए, इस प्रक्रिया से धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है, या धातु ऑक्साइड भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए, वही ZnCO3 लाइए, निस्तापन करिए, निस्तापन करने के बाद आपको मिलेगा जिंक ऑक्साइड प्लस CO2। यह देखिए धातु का क्या प्राप्त हुआ है? ऑक्साइड। तो आप ऐसे देख सकते हैं। यहां पे हो गया केवल निस्तापन, हम प्रक्रिया समझ रहे हैं तो निस्तापन को पहले ही ऐसे उतार लीजिए, फिर हम समझेंगे भर्जन, फिर हम एक उदाहरण लेंगे इस पर कि किस अयस्क से निस्तापन करने से शुद्ध धातु कैसे प्राप्त होगी। पहले इसको उतार लीजिए। अब आइए देखते हैं भर्जन। भर्जन को अंग्रेजी में बोलते हैं रोस्टिंग। ठीक है, भूजना, जिसे आप लोग गांव के शब्द में इस्तेमाल करते हैं, भूजना। चलिए, निस्तापन की तरह ही है।
तो समझिए आसानी से, भर्जन, अंग्रेजी में बोलते हैं रोस्टिंग। क्या बोलते हैं? रोस्टिंग। तो है क्या ये, आइए बात करते हैं। तो इसमें सल्फाइड अयस्कों को यह गर्म करने की प्रक्रिया है। तो कैसे लिखेंगे? सल्फाइड अयस्कों को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया, यानी कि उच्च ताप पर, निम्न गलनांक के नीचे पहले रखना होगा इसे, गलनांक के नीचे उच्च ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया भर्जन कहलाती है। ठीक है, आप नीचे ना लिखें तो भी कोई बात नहीं है, यह यहाँ पर उच्च ताप पर नहीं लिखेंगे तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। गलनांक के नीचे बस गर्म करना है, इसको बस इतना याद रखना है, करने की प्रक्रिया भर्जन कहलाती है। ठीक है, लेकिन परिभाषा का ढर्रा एक ही बना रहे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, गलनांक के नीचे उच्च ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? भर्जन। एग्जाम्पल में देखिए, और यहां पर भी वही लाइन लिखेंगे, क्या? इस प्रक्रिया से धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया से धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, देख लीजिएगा। और यहां पे देखिएगा एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, सेम टू सेम वही, समझाने की जरूरत नहीं है। तो सल्फाइड अयस्कों को यहां पर ऑक्सीजन वहां अनुपस्थित है, यहां क्या है? उपस्थित है। क्यों? क्योंकि भर्जन जब करते हैं सल्फाइड अयस्क होता है, सल्फाइड अयस्क में ऑक्सीजन नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, जिंक ब्लेंड, यहां पर कराना भर्जन, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा और यहां लिखेंगे क्या? भर्जन। ठीक, यह बना लेगा ZnO, फिर बनेगा क्या? ZnO बन गया, और फिर बन जाएगा आपका SO2। आप संतुलित करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए, अगर हम देखें O यहां पर 2 है, यहां पर 2 1 3 हो गया, यहां पर 2 लगाइए तो हो जाएगा यहां पर भी 2 और यहां पर भी 2 हो जाएगा। देखिए संतुलित हो गया होगा शायद। तो 2 यस हो गया और यस यहाँ 1 है, तो यहां पर 2 और लगाइए और वहां पर हो गया। फिर ऑक्सीजन देखिए कितना हो गया, 2 दूना 4 2 6 और यहां पर हो जाएगा 3। अब बराबर हो गया होगा। तो ऑक्सीजन है 2 2 4 हो गया 6, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 2 दूना 4 2 6 हो गया और 3 दूनी 6 हो गया और यस 2 है, तो यस यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पे देखिए Zn कितना है? 2 है, Zn 2 है। यह संतुलित हो गया। अब यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ है फिर धातु का क्या? ऑक्साइड। और इस धातु के ऑक्साइड से हमें क्या प्राप्त करना होगा? धातु प्राप्त करनी होगी, इसलिए हम कराएंगे इसका अपचयन। अब इसी के बाद हम देख लेंगे अपचयन क्या होता है, धातु ऑक्साइड जो होता है उसका अपचयन क्या होता है, या फिर अगर ऑक्साइड अयस्क मिलता है तो उसका अपचयन कराते हैं तो हमें धातु मिलती है। तो इसको पहले उतारेंगे फिर हम उसको देखेंगे। आइए अब आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जो ऑक्साइड अयस्क है उसका तो अपचयन डायरेक्ट कर लेते हैं और सल्फाइड का जो भर्जन किए हैं उससे भी ऑक्साइड प्राप्त हुआ। निस्तापन से भी हमें क्या प्राप्त हुआ? ऑक्साइड। तो हम ऑक्साइड का अपचयन कैसे करें? देखिए, तो यहाँ पर जो अपचयन प्रक्रिया है वह भी एक तरह से गर्म करने की प्रक्रिया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑक्साइडों का अपचयन, ऑक्साइडों का अपचयन। और यहाँ ऑक्साइड मतलब कौन है? अयस्क से जो हमें ऑक्साइड प्राप्त हुआ है, या अयस्क ऑक्साइडों का अपचयन लिख लीजिए, अयस्क ऑक्साइडों का अपचयन। यह क्या होता है? तो अंग्रेजी में क्या लिख सकते हैं? रिडक्शन ऑफ और ऑक्साइड्स। ठीक है, यहां पे देखिएगा, यहां पे हम देखेंगे जैसे अगर हम ले लें आपके लिए ZnO लाएं, क्या लाएं? ZnO। इसे गर्म करेंगे तो इसका ऑक्सीजन होगा गायब, तो Zn + O2 मिल जाएगा और यहां संतुलित करेंगे, यहाँ 2 लग जाएगा। तो यह देखिएगा जब हमने इसको गर्म किया यानी ऑक्साइड का, यहाँ पर जिंक ऑक्साइड का हो गया अपचयन, हमें क्या प्राप्त हुआ है? धातु जिंक प्राप्त हुई है, धातु जिंक प्राप्त हुई है। अब इसका परिष्करण करेंगे जिसे हम रिफाइन बोल रहे हैं बार बार, तो इसका रिफाइन करेंगे
रिफाइन मतलब तेल नहीं होता है केवल, रिफाइन मतलब होता है शुद्ध करना, परिष्करण बोलते हैं हिंदी में। तो यह प्रक्रिया जब की जाती है तो हमें शुद्ध धातु प्राप्त होती है, शुद्ध धातु। यहाँ पे जो धातु प्राप्त हुई है उसमें भी कुछ अशुद्धियां हैं, इसलिए इससे हम जब परिष्कृत करते हैं इसे, तब हमें शुद्ध धातु प्राप्त होती है। तो इसे क्या लिख सकते हैं आप, देख लीजिए। धातु ऑक्साइडों को गर्म करने से, धातु नहीं अयस्क लिख देते हैं, अयस्क ऑक्साइडों को गर्म करने से उनका अपचयन हो जाता है। अपचयन नहीं, हाँ अपचयन हो जाता है, हमने उपचयन लिख दिया था, अपचयन हो जाता है। एग्जाम्पल में वही जो अभी लिखे थे, Zn प्लस O2, नहीं एक ही में रहेगा ना, Zn ऑक्साइड है, ZnO। अब इसका क्या किया गया है, यहां पर लिख लेंगे अपचयन, और यहां मिल गया जिंक, और यहां मिल गया ऑक्सीजन, संतुलित करके यहां पर 2-2 लग गया। ठीक है, इस प्रकार हमने अभी क्या क्या देख लिया है, निस्तापन देखा है, भर्जन देखा है, और फिर अयस्क ऑक्साइडों का अपचयन। तो ऑक्साइड हमें मुख्यतः 3 रूपों में मिलते हुए दिख रहे थे। पहला कौन था, पहला था आपको सल्फाइड या फिर कार्बोनेट बोल दीजिए, पहले कोई भी रख लीजिए। सल्फाइड मिल गया, कार्बोनेट मिल गया, और कौन मिल गया, ऑक्साइड मिल गया। और आयनिक वाला तो हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है, इसको उतार लीजिए पहले। तो आपने ये नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देंगे, और फिर अगले वीडियो में मिलेंगे एक एक एग्जाम्पल के साथ इनके, ठीक है। अधिक क्रियाशील वालों के लिए भी देखेंगे, जिसमें हम विद्युत अपघटनीय अपचयन विधि का प्रयोग करेंगे। फिर सल्फाइड भर्जन की तकनीक का प्रयोग करते हुए, यानी विधि का प्रयोग करते हुए हम लोग सल्फाइड अयस्कों और कार्बोनेट अयस्कों का भी सांद्रण करना सीखेंगे। तो उसके लिए एक एक एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल लाएंगे, क्या 4 एग्जाम्पल लेके आएंगे, और 4 एग्जाम्पल की सहायता से हम सभी अयस्कों का सांद्रण देखेंगे। तो अगली वीडियो में हम मिलते हैं उन्हीं के साथ। धन्यवाद।